नमस्कार, मैं डॉक्टर चेतन आनंद आज पोएट्री आर्ट के चैनल पर डॉक्टर चेतन आनंद की काव्य कक्षा को लेकर फिर उपस्थित हूँ। आज हम गज़ल की एक ऐसी सालिम बहर पर बात करेंगे जिसमें नए रचनाकारों की शुरुआत इसी बहर से होती है, क्योंकि इसको लिखना बड़ा आसान भी होता है और अभ्यास में अगर इसको लेकर आते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि इसमें आपके भाव जो हैं बड़ी आसानी से पूरी तरह से जो है मोतियों की तरह से पिरो दिए जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, बड़े सहजता से आ जाते हैं। इसका नाम है बहरे हजज। बहरे हजज का अर्थ क्या है, आज मैं आपको बोर्ड पे लिख के इसके माध्यम से बताऊंगा ताकि आपको और आसानी हो जाए। बहरे हजज, ये अरबी हजज क्या है, ये अरबी भाषा का एक शब्द है। अरबी भाषा में हजज का अर्थ होता है सुरीली आवाज। सुरीली आवाज ये इसलिए कि इसको जब लिखा जाता है या इसमें जब कोई अपनी बात कहता है, बहर में जो है गजल कहता है, तो वो बड़ी सुरीलापन उसमें महसूस होता है। इसलिए मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन, उन्होंने जब इसको उर्दू से हिंदी में इसका भावार्थ किए तो उन्होंने बहरे हजज, तो हजज शब्द को सुरीली आवाज जब बोलते हैं तो उन्होंने बहरे हजज का नाम अपने हिसाब से दिया कोकिल छंद, क्योंकि कोकिल क्या है, कोयल होती है ना, तो कोकिल छंद उन्होंने इसका नाम दिया, जो सुरीली आवाज को देखते हुए, तो सुरीली आवाज किसमें, कोयल में होती है, तो उन्होंने इसका नाम कोकिल छंद ज्यादा महसूस किया कि रखा जाए तो अच्छा रहेगा, तो उन्होंने इसका नाम कोकिल छंद दिया। इसका रुक्न क्या होता है, बहरे हजज का रुक्न अगर हम करें तो रुक्न होता है इसका मुफाइलुन, फाइलुन। और हिंदी के हिसाब से करते हैं तो इसको बोलेंगे हम पद, रुक्न को। तो पद है इसका यमाता राज भांसलगा, जो दशाक्षरी सूत्र होता है हिंदी में, जिसके आधार पर छंदों का निर्धारण हुआ। तो मुफाइलुन को मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन ने हिंदी में पद कहा रुक्न को, और मुफाइलुन को उन्होंने किया यमाता रा, यमाता रा। अब मुफाइलुन और यमाता रा का और देखें तो इसमें मात्रा क्रम क्या रहेगा, मात्रा क्रम मां पे छोटे की मात्रा है तो ये है लघु, इसको आप ऐसे लिखें एक, ठीक है। फा पे आ का डंडा है तो ये दो, इसकी मात्राएं गिनी जाएंगी। ई बड़ी वाली है इसलिए गुरु आती है, ये गुरु का भार डबल वजन होता है इसलिए इसको भी दो मात्रिक बोलते हैं, तो इसकी मात्रा भी होगी दो। और लुन जो है, लुन पे अगर हम मात्रा करें तो ये लघु लघु होती है, लेकिन उर्दू में जब गजल में करते हैं तो इसको हम गुरु मान लेते हैं, तो इसको हम करते हैं गुरु, ठीक है। यानी आप ऐसे करें मुफाइलुन, तो ये हुआ गुरु प्लस लघु प्लस गुरु प्लस गुरु प्लस गुरु, तो कितना हो गया ये, एक और दो तीन और दो पांच और दो सात, तो सात मात्रिक ये एक रुग्ण बन जाता है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, लघु गुरु करेंगे तो इसको बोल सकते हैं हम मात्रा संकेत। लघु गुरु के हिसाब से गणना करेंगे तो इसको बोलेंगे मात्रा संकेत। एक दो के हिसाब से करेंगे तो ये मात्रा क्रम हो जाता है। और पद इसका हिंदी में है रुकन का यमाता रा, और बहरे हजज का जो रुकन है वो है मुफाइलुन, और कोकिल छंद का पद है यमाता रा। समझे कुछ बात को, कुछ बात समझ आई?
यमा मुफाइलुन बहरे हजज का रुकन होता है। इस मुफाइलुन के आधार पर जो है हम बहर का जैसे निर्धारण हो गया, इसका रुकन भी निर्धारण हो गया, अब इसका अरकान यानी इसका सूत्र तय करते हैं। तो सूत्र करते हैं, अगर मुफाइलुन को एक शेर में, अगर एक लाइन में मुफाइलुन लिखेंगे तो 2 बार अगर इस्तेमाल ऊपर हुआ तो एक शेर में 2 बार नीचे ही करेंगे, यानी 2 लाइन में एक शेर होता है तो 4 बार इस्तेमाल हुआ। 4 बार अगर इस्तेमाल होगा मुफाइलुन का तो वो होगा बहरे हजज मुरब्बा सालिम। सालिम माने मूल बहर। इस रुकन को एज इट इज अगर हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, तो वो सालिम यानी शुद्ध रुकन कहलाता है। तो बहरे हजज मुरब्बा सालिम, मुरब्बा माने एक शेर में 4 बार उसका प्रयोग हुआ मुफाइलुन का, इस रुकन का, तो ये मुरब्बा कहलाएगा। सालिम इसलिए कहे कि हमने मुफाइलुन को पूरा पूरा लिया है तो वो शुद्ध रूप आ जाता है उसका। तो यानी एक शेर में मुफाइलुन का अगर 4 बार प्रयोग होगा तो वो मुरब्बा कहलाएगा, और अगर 6 बार प्रयोग होगा बहरे हजज मुसद्दस सालिम उसको बोलेंगे। और अगर हम एक शेर में, एक लाइन में मुफाइलुन 4 बार प्रयोग करते हैं और शेर में पूरे 8 बार प्रयोग करेंगे तो वो कहलाएगा बहरे हजज मुसम्मन सालिम। तो वो 8 बार प्रयोग करने पर, तो हम सालिम पे बात करेंगे। हम सालिम पे बहुत ज्यादा बहर इस पे काम किया गया है, बहुत ज्यादा गजलें कही गई हैं। जैसे मैंने अपनी गजल का अगर बताऊं तो, अगर ये प्यार है तो प्यार के ये दरमियां भी हो, ना हम बोले ना तुम बोलो मगर किस्सा बयां भी हो। गजल में मतला होता है, मतले में दोनों लाइन में काफिया और रदीफ बराबर आते हैं। काफिया क्या होता है? काफिया होता है आपका तुकांत जो रिदम से आता है, और समांत क्या होता है? जो अंत में समान रूप से आए तो उसको समांत बोलते हैं, और हिंदी में तुकांत बोलते हैं। तुकांत को बोलते हैं काफिया और समांत को बोलते हैं रदीफ। रदीफ स्त्रीलिंग होता है, तो मैं रदीफ ये इस्तेमाल कर रहा हूं, ये रदीफ इसमें आएगी। काफिया पुल्लिंग होगा तो ये काफिया आएगा। तो इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो मैंने क्या पंक्ति लिखी? अगर ये प्यार है तो प्यार के ये दरमियां भी हो। अब इसमें हम करेंगे तो अगर में क्या है? अगर में कितनी मात्राएं हैं? तो अगर में करेंगे तो एक है लघु, गर को मिलाएंगे तो गुरु बन जाता है, तो इसको हम गुरु कर लेते हैं। ये में मात्रा एक ही है तो ये गुरु बाहर हो गया, तो इसको गुरु ऐसे लिखेंगे। और प्यार में क्या है? मात्रा कितनी है? ये गुरु और ये लघु। जब आधा अक्षर पहले आ जाता है तो वो विलुप्त हो जाता है। यार के हिसाब से अगर आप मात्रा गणना करेंगे तो ये विलुप्त हो जाएगा, इसको आप नहीं गिनेंगे प्या को। यार गिनेंगे तो उसमें क्या होगा? गुरु और लघु का क्रम आ जाता है। तो ये आ गया प्या में 2 और इसमें आ गया 1। अब इसमें देखिए ये क्या है में गुरु है, 2 मात्राएं आ गई। 1 ए भी होगा तो भी गुरु माना जाएगा, 2 ए भी आएंगे तो भी गुरु माना जाएगा, 2 मात्राएं आएंगी। तो में ओ है गुरु। प्यार में फिर पहले जो हमने किया था गुरु और लघु, के में एक ही मात्रा है तो ये हो गया गुरु, ये में हो गया गुरु। दरमिया दर में लघु लघु है, मिलाकर हम इसको गुरु मान सकते हैं। अमिया वहां पे छोटी की मात्रा है तो 1 आएगा, और यहाँ पे अंकी बिंदी है यानी डंडा साथ में, ये गुरु मान लिया जाता है। भी में गुरु है और हो में भी गुरु है, ये मात्रा हुई। लेकिन अब इसके अगर हम टुकड़े करेंगे, ये मुफाइलुन के कितने हैं? लघु गुरु गुरु, ये बताया था ना मैंने। तो अगर ऐसे करो 7, तो 1 और 2 3, 2 5 और 2, तो ये एक मुफाइलुन हो गया आपका। समझ गए? अब इसको जोड़िए। दूसरा क्या है? फिर 7 गिनिए, 1 2 2 2, तो ये भी एक टुकड़ा 7 का बना, तो ये भी एक हो गया मुफाइलुन। ठीक है। अब फिर आगे कीजिए, ये भी बन गया 7 का, तो एक मुफाइलुन और बन गया। ठीक है। अब आगे आ जाइए,
ये बचा हिस्सा इतना, कितने हैं ये? 7 का एक रुकन आ गया मुफाइलुन। इस तरह से एक लाइन में कितने मुफाइलुन आए? अगर ये प्यार है तो प्यार के ये दरमियां भी हो तो मात्रा क्रम ये है, तो मुफाइलुन 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 मुफाइलुन, 4 मुफाइलुन एक पंक्ति में आ गए। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति में भी इतने ही मुफाइलुन आने हैं, तो कैसे आएंगे? अगली पंक्ति, अगर ये प्यार है तो प्यार के ये दरमियां भी हो, ना हम बोले ना तुम बोलो, मगर किस्सा बयां भी हो। तो अब इसके टुकड़े कर सकते हैं ना, अगर ये प्यार है तो प्यार के ये दरमियां भी हो, ना हम बोले ना तुम बोलो, मगर किस्सा बयां भी हो। ये एक मतला हुआ एक गजल का मतलब में क्या हुआ? दरमियां भी हो, ये आया, और बयां भी हो। तो दरमियां और बयां क्या हुआ? ये हुआ काफिया, यानी इसको तुकांत बोलेंगे। और जब आ रहा है भी हो और इसमें भी आ रहा है भी हो, तो ये बार बार इस्तेमाल हो रहा है दोनों पंक्तियों में अंतिम रूप से, तो ये समान रूप से अंत में आ रहा है, इसलिए ये हो गई रदीफ इस मतले की। ठीक है, तो मतले में दोनों पंक्तियों में काफिया आएगा और दोनों पंक्तियों में ही रदीफ भी होगी। ठीक है, तो ये हमारा मतलब बन जाता है। अब इसकी गणना करें। गणना हिंदी में बोलेंगे, उर्दू में बोलते हैं तख्ती करना। ठीक है, अब ना हम में क्या है? ना में लघु, हम में क्या है? मैंने कहा लघु लघु को मिला के हम गुरु कर सकते हैं। बोलने में क्या मात्राएं हैं? गुरु गुरु आयती है, प्लस ना तुम बोलो, लघु गुरु गुरु गुरु। ठीक है, ये मात्रा आ गई। फिर इसको प्लस कर लो, लघु गुरु। किस्सा में क्या है? गुरु गुरु। जब छोटी की मात्रा है लेकिन बीच में आधा अक्षर आ रहा है तो पहले वाले के साथ जुड़ जाता है, तो लघु हो जाता है, ये लघु हो गया, तो मैं गुरु हो गया, सॉरी। और फिर बयां में क्या है? ये क्रम आ गया, मात्रा भार भी हो में ये आ गया। ठीक है, अब इसको काउंट कर लो। पहला टुकड़ा मुफाइलुन बना, दूसरा टुकड़ा ये बन गया मुफाइलुन, प्लस एक टुकड़ा बन गया मुफाइलुन, और एक टुकड़ा 7 मात्राओं का ये बन गया मुफाइलुन। तो नीचे कितनी पंक्ति में कितनी बार आ गया मुफाइलुन? 4 बार आया। तो मुफाइलुन 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 मुफाइलुन, और पहली पंक्ति में भी मुफाइलुन 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 मुफाइलुन। तो 2 पंक्ति में 8 बार मुफाइलुन आया। और मुसम्मन में कितनी बार आएगा? मैंने बताया था उससे पहले, बहरे हजज मुसम्मन सालिम अगर होगी तो एक शेर के अंदर 8 बार उस रुकन का इस्तेमाल होगा। बहरे हजज का रुकन क्या है? मुफाइलुन है, और मुफाइलुन जो है 8 बार हमने इस्तेमाल किया है इसमें, तो ये हो गया हमारा बहरे हजज मुसम्मन सालिम। रुकन हमने बदला नहीं है, मुफाइलुन पूरा लिया है, तो इसलिए वो सालिम यानी शुद्ध रूप से वही माना जाएगा। तो इस पर हमने आधारित मुफाइलुन 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 और मुफाइलुन 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 मुफाइलुन, एक शेर में 8 बार मुफाइलुन का इस्तेमाल किया है, तो बहरे हजज मुसम्मन सालिम ये कहलाएगा। ठीक है, इस पे मैंने गजल अपनी उदाहरण दिया। अगर ये प्यार है तो प्यार के ये दरमियां भी हो, ना हम बोले ना तुम बोलो, मगर किस्सा बयां भी हो। अगर किसी फिल्म का अगर उदाहरण ले ले गाने का, तो मैं आपको और बताता हूं, और आसानी हो सकती है। उसमें है मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता
किनारा मिल गया होता। ये अब इसकी तख्ती कीजिए तो ये इसी ही तख्ती करेंगे तो यही निकल के आएगा। ये इसी बहर में लिखा हुआ गीत है, लेकिन बहर इसकी यही है। गजल में भी ये बहर है, लेकिन उर्दू के जो शायर हैं, यानी जो शायर थे, उन्होंने फिल्मों में गीत लिखे तो उस बहर के आधार पे गीत लिखे। तो आप इसकी तख्ती कीजिए, दो पंक्तियां मैंने फिल्म के गा के सुनाई हैं, तो ये उसी में आएगी आपकी। अब मेरी पंक्तियों को भी इसी बहर में, जैसे इसी फिल्मी धुन पे गाइएगा तो यही निकलेगा। अगर ये प्यार है तो प्यार के ये दरमियां भी हो, ना हम बोले ना तुम बोलो, मगर किस्सा बयां भी हो। ये आसानी से होता है चेक करने के लिए, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको पहले जैसे मैंने समझाया उस तरीके से बोलने पर, अगर ये प्यार है जैसे सीधा तहत में मैं पढ़ रहा हूं, उसके आधार पे अगर समझ नहीं आता लिखने का, तो जो मैंने फिल्मी धुन आपको बताई है आप इस धुन पे भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन का भी एक गीत है, लेकिन इसी बहर पर है। वो लिखा बड़ा पॉपुलर भी है उनका। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूं, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूं। अगर ये प्यार है तो प्यार के ये दरमियां भी हो, ना हम बोले ना तुम बोलो, मगर किस्सा बयां भी हो। है ना बहरे हजज। रुकन क्या है? मुफाइलुन। 8 बार इस्तेमाल हुआ है, तो वो धुन इस तरह से बनाई, ठीक है। आप 2 बार इस्तेमाल करोगे मुफाइलुन मुफाइलुन, फिर नीचे मुफाइलुन मुफाइलुन, तो उसका भी उदाहरण कोई दूसरी बहर का हो सकता है। यानी बहर मुरब्बा हो जाएगी अगर हम 4 बार इस्तेमाल करेंगे। 6 बार इस्तेमाल करें तो मुसद्दस हो जाती है वो बहर में। 8 बार हम मुफाइलुन का इस्तेमाल करेंगे 2 पंक्तियों में, तो वो मुसम्मन सालिम कहलाती है, ठीक है। समझ आया? और मोटे तौर पे बता देता हूं फिर दोबारा से कि बहरे हजज का अर्थ अरबी में सुरीली आवाज होता है। मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन ने इसको हिंदी में जब अपने हिसाब से उसका रूपांतरण किया, तो उन्होंने सुरीली आवाज को देखते हुए इसको कोकिल छंद नाम दिया, क्योंकि कोकिल कोयल होती है और कोयल सुरीली होती है, तो कोकिल छंद आया। और इसका रुकन जो होता है बहरे हजज का, वो है मुफाइलुन, और उन्होंने हिंदी में रुकन को पद बोला, वो पद को बनाया या माता रा, ठीक है। अगर मात्रा क्रम देखेंगे तो मुफाइलुन का करेंगे 1 2 2 2, यानी 7 मात्राओं का ये हो गया। 7 मात्राओं के आधार पर एक मुफाइलुन जो है, एक रुकन जो है वो 7 मात्रा का है। और इस हिसाब से अगर हम 4 मुफाइलुन एक में प्रयोग करते हैं लाइन में, तो 7 चौक 28 मात्राएं होंगी, और दूसरी पंक्ति में भी 28 ही मात्रा होंगी। ये 8 बार इस्तेमाल हो रहा है, तो ये मुसम्मन सालिम कहलाएगा, ठीक है। तो ये सीधा सीधा है। उदाहरण ये है, फिल्म का भी मैंने धुन आपको बताई, आप उस तरीके से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मोटे तौर पर, ठीक है। तो आज के लिए मैं समझता हूं इतना ही रहेगा। आप इस पर खूब लिखें, अभ्यास करें, लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि पहले भावों को कागज पर उतार लीजिए। जब भावों को कागज पर उतार लेंगे तो उसके बाद तख्ती कीजिएगा, गणना कीजिएगा, व्याकरण की दृष्टि से बाद में देखिएगा। व्याकरण की दृष्टि से पहले अगर लिखोगे इसको उतारने के बाद, तो आपके भाव मर जाएंगे। तो भाव को जिंदा रखना है तो पहले भाव उतारो, फिर उसको गणना करो। गा के लिख लो, जो भी धुन अपनी तरफ से बना सकते हो। जैसे मेरे गुरुदेव ने नदी बोली समंदर से ये धुन बनाई, और फिल्म के संगीतकार ने क्या बनाई? मुझे तेरी। ऐसे और फिल्मों के गीत, आप जब ये बहर आपके अंदर बैठ जाएगी ना, तो ऐसे बहुत सारे फिल्मों के गीत को आप पकड़ेंगे, गजलों को पकड़ेंगे। अरे ये तो उस बहर में कहा गया है। मैं यही काम करता रहता हूँ पूरे दिन, क्या ये लिखा तो किस बहर में लिखा है, तो मैं उसमें पकड़ता रहता हूँ। अब तो ये अभ्यास के ऊपर है। जिस चीज का जितना अभ्यास करोगे ना, सामने वाले की चीजें भी पकड़नी शुरू कर दोगे। फिल्मों में इस बहर का बहुत इस्तेमाल हुआ है, बहुत सारे शायरों ने, लेखकों ने, गीतकारों ने इसका इस्तेमाल किया है, तो आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहर है, और इसमें मुझे लगता है कि आपको काफी हद तक समझ आ गई होगी बात। तो आज इतना ही, अगली बार फिर नई एक और बहर पर हम बात करेंगे। सालिम का अर्थ होता है शुद्ध, ठीक है, जो जिसका रुकन जो है हम बदलते नहीं है, वो हूबहू जो तय किया हुआ है हमारे छंद शास्त्रियों ने, तो हम उसको वैसे ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उन्हीं के ऊपर मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो स्टार्टिंग में रुकन जो होता है, रुकन
क्या मतलब क्या बात है? रुकन को हिंदी में पद बोलते हैं। बहरे हजज, हजज का मतलब सुरीली आवाज मैंने बताया था, लेकिन इसका एक रुकन है, उसका निर्धारण है। व्याकरण होती है ना, किसी चीज की व्याकरण होती है। जैसे छंद है, अब छंद का भी तो अलग अलग छंद है, हर छंद का अपना एक व्याकरण होता है। तो ऐसी बहरे हजज का जो व्याकरण है उसमें रुकन होता है। रुकन मतलब पद हिंदी में बोलते हैं, वो है मुफाइलुन, जो हमारे अरब की साइड के या अरबी फारसी के छंद शास्त्रियों ने उसका जब निर्धारण किया था तो उसको मुफाइलुन बताया था। ठीक है, वो रुकन होता है। रुकन अरबी का शब्द है और मुफाइलुन भी अरबी का शब्द उठाया उन्होंने, अपनी तरफ से निर्धारण कर दिया ये व्याकरण है मुफाइलुन, ये रुकन है। ठीक है, उसके बाद ये पद, हिंदी में पद कहा तो यमाता राजभान सलगा, ये हमारे दशाक्षरी सूत्र कहलाते हैं, जिसके आधार पर छंदों के व्याकरण को निर्धारित किया गया है। तो जब इसका नाम हिंदी में पद दिया है तो इसको हमने मुफाइलुन की जगह यमातारा, तो मुफाइलुन 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 मुफाइलुन। अब पद को इसको कहिए यमातारा 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 यमातारा, यानी मुफाइलुन के वजन में ही यमातारा है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन समझने के लिए कि इसको नहीं समझ पाते तो अब इस दृष्टि से भी आप गणना कर सकते हो। और सरल तीसरा प्रकार मात्रा संकेत या मात्रा क्रम। मात्रा संकेत में क्या है, लघु गुरु का होता है। तो मुफाइलुन में मात्रा क्या होती है, छोटे ऊ की मात्रा है माँ पे तो ये लघु है, फा पे बड़े आ का डंडा है तो ये गुरु है, ई पे बड़ी की मात्रा है तो ये गुरु है, ला पे छोटे ऊ की मात्रा है तो ये लघु है, और ना भी लघु है। लघु लघु को मिला के उर्दू में हमारी गजल में गुरु बना लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसका निर्धारण किया गया। तो ये मात्रा क्रम मैंने आपको बताया, मात्रा संकेत बताया। मात्रा क्रम क्या है, 1 2 2 2, जो ये मैंने लिख के अभी आपको दिया कि 1 2 2 2, ये मात्रा क्रम कहलाता है। तो आपको जैसा लगे लघु गुरु गुरु का निर्धारण कर लीजिए, उसके आधार पर लिख लीजिए, नहीं तो इसके आधार पर लिख सकते हो, नहीं तो इसके आधार पर लिख सकते हो। तो 4 तरीके हैं, चाहे वो रुकन के आधार पे, चाहे पद के आधार पे, चाहे मात्रा संकेत के आधार पे, या मात्रा क्रम के आधार पे, जिसमें आपको आसानी लगे। चाहे वैसे बोल के लिख सकते हो तो वैसे, तो गा के लिख सकते हो तो और आसान है तो गा के लिख लो। ठीक है, तो ये आधार है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, कुछ आई बात मेरी समझ में? तो यानी हर चीज का व्याकरण है। अब जैसे आपका नाम प्रदीप है, प्रदीप तो नाम हुआ, जैसे बहरे हजज का नाम हुआ, लेकिन प्रदीप में क्या क्या क्वालिटीज हैं, प्रदीप में क्या क्या कौन सा रक्त का वो है ग्रुप है, वो भी तो होता है ना कि ये ब्लड ग्रुप है आपका। ठीक है, आपको क्या चीजें निर्धारित हैं आपके अंदर जो भगवान ने भेजी है प्रदीप के अंदर शरीर में, तो ये उसके शरीर के हिस्से हैं जिसको हम डिफाइन करते हैं। तो बहरे हजज नाम है और उसके अंदर क्या ब्लड ग्रुप उसका हो गया, मुफाइलुन, ये मान के चलो। अब उसके आधार पर हमें आगे लिखना, तो ये निर्धारण किया हुआ है छंद शास्त्र में, जिससे आपकी बात को एक आकार दिया जा सके, उस आकार में अपनी बात को करो। जैसे सीधा आदमी कोई कहता है मैं घर जा रहा हूं, ये आम आदमी कहता है, लेकिन जो शायर या कवि होगा उसको दूसरे तरीके से कहेगा, जा रहा हूं मैं अपने घर, लय में, जिसमें लय आती है, तरीका ये होता है। तो ये लय देने के लिए इनके भी आकार निर्धारित किए हैं छंद शास्त्रियों ने, बस उसमें आपकी बात बड़ी खूबसूरत बन सके। कवि शायर आम आदमी से क्यों अलग होता है, वो ऐसे ही अलग होता है कि वो बात को खूबसूरती के साथ पेश करता है। तो ये खूबसूरती के साथ बात आपकी निकल के आए, उसके लिए व्याकरण है। इसमें बंद के लिखोगे तो बंद के ही खुलोगे, अच्छा लगेगा। कुछ लोग हैं इसको नहीं मानते, अपने हिसाब से लिखते रहते हैं, लेकिन वो बात सामान्य होती है, लोगों के दिल में नहीं पहुंचती। तो दिल में पहुंचाने के लिए आपको खूबसूरती अपनी बात में लानी पड़ेगी, अपने अल्फाजों का अच्छा चयन करना पड़ेगा, अपने अल्फाज का जो है। और इसके अलावा आपके खूबसूरती, यानी कहते हैं ना भाव, एक भाव पक्ष है, दूसरा कला पक्ष। हर चीज के 2 पक्ष बताए ना, तो कविता में या गद्य या पद्य में कोई भी चीज लिखोगे तो या तो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों होगा। भाव पक्ष क्या है, जो हमारे विचार हैं, हमारे थॉट्स हैं, वो हम लिखते हैं। लेकिन कला पक्ष उसको कैसे पेश करना है, उसमें कैसी भाषा शैली हो, उसके अंदर क्या चमत्कार हो सकते हैं। यानी एक बुत है तो बुत क्या है, एक भाव है। बुत को जो कपड़े पहनाओगे वो भाषा है, लेकिन आप उसमें जब उसको ऑर्नामेंट्स या गहने पहनाओगे, उसके अंदर सजाओगे उसको, तो वो कला पक्ष है। उसमें अलंकार आ जाते हैं, उसके अंदर तरह तरह के और भी चमत्कार आप कर सकते हैं।
ताकि वो खूबसूरत दिखाई दे। तो ये कविता भी एक बुत की तरह से होती है, आपके भाव बुत की तरह से होते हैं, भाषा उसकी कपड़ों की तरह होती है, और शैली जो उसमें लाओगे आप, अलंकार जो लाओगे, जितने सजावट के, वो कहने कहलाते हैं। ठीक है, तो अब बात को कितना खूबसूरत बनाना है वो हमारे अभ्यास पर निर्भर करता है, और वो करते रहोगे, करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, तभी आता है सब कुछ। ठीक है, हर चीज को पाने के लिए तपना पड़ता है, तपस्या चाहिए। तपस्या करोगे तो बहुत कुछ हासिल कर लोगे, मेरा ये मानना है। ठीक है, कुछ और प्रश्न पूरे समझ आ गई? काफिया रदीफ, मतला, मतला गजल में जो पहले 2 पंक्तियों में काफिया रदीफ आएगा वो मतला बोलेंगे। अशार, नीचे शेर आता है, शेर में पहली पंक्ति में काफिया रदीफ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो दूसरी पंक्ति होगी उसमें होनी चाहिए। लेकिन मफाइलून आप इस्तेमाल करें तो जो क्रम रखोगे नीचे तक वही क्रम निभाओगे, मतले में भी, शेर में भी। और जिसमें लिखने वाले का नाम आता है वो मक्ता कहलाता है, या मक्ते का शेर भी बोल देते हैं, जिसमें लिखने वाला अपना नाम डाल देता है। ठीक है, गजल में 5 शेर भी कह सकते हैं, 7 भी कह सकते हैं, 9 भी कह सकते हैं, 11 भी। पहले ये निर्धारण था कि विषम संख्या में होनी चाहिए गजल, कि 2, जैसे आपकी 5 है, 7 है, 9 है, 17 तक भी चली जाती है। लेकिन जो नए लिखने वाले हैं उन्होंने इस बात को खारिज किया, वो कहा नहीं, 5, 6, 7, 8 ऐसे भी हो सकते हैं। सम संख्या भी रखी कई लोगों ने। ठीक है, और लिखने वाले का नाम पहले था कि आना चाहिए, लेकिन नए जो लिखने वाले थे उन्होंने कहा नहीं, बहुत जरूरी नहीं है। तो बहुत लोगों ने अपनी गजलों में अपना नाम नहीं दिया। लेकिन मैक्सिमम जो शायर है उर्दू में जो करते हैं, शायरी जो कर रहे हैं, शायर उस चीज को पालन करते हैं, नियम का, कि मक्ते में मक्ता कहना है, उसमें अपना नाम भी देना है। वो इसलिए देना ही, कभी कभी कोई गजल गाएगा तो उसमें लिखने वाले का जब नाम आ जाएगा तो वो जी उसकी है, फला की, तो पहचान बनाने के लिए उन्होंने अपने मक्ता का निर्धारण किया। ठीक है, और कोई जिज्ञासा तो नहीं? चलो मिलते हैं फिर अगली बार। धन्यवाद।